होकर मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, होकर मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। होकर मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सत्यम स्टडी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रहलाद थालोर एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो आपने आने वाली सभी एग्जामों में भारत अपने जो देश में होने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें दैनिक समसामयिकी आती है उससे संबंधित 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हाल ही में घटित हुए हैं। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में CSIR और CMERI के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ विकसित किया गया है। दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में CSIR CMERI के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ विकसित किया गया है। ऑप्शन अपने सामने 4 दिए हुए हैं, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। दोस्तों आप इसका आंसर देखिए और मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ कि सबसे पहले तो यह है कि CSIR आखिर है क्या। CSIR जिसका अपन बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद, इसका फुल फॉर्म है CSIR का है वो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। और इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों CSIR के बारे में अपन ने जानकारी ली कि CSIR का फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। दोस्तों इसके आगे जो संस्थान है वो है CMERI, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद की कुल अपने देश में 38 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हुए हैं, जिनमें से एक अनुसंधान केंद्र है CMERI, जिसकी फुल फॉर्म होती है केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान। CMERI की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा। दोस्तों कहाँ है? दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया गया है। दोस्तों आपके सामने जो अपन ये दिख रहा है तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने ये जो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष इन्होंने विकसित किया है। जैसे इसमें कुल 35 सौर प्लेट लगी हुई हैं, इसमें कुल 35 सौर प्लेटें लगी हुई हैं जो किसी भी परिस्थिति में सूर्य से आने वाले प्रकाश को किसी भी परिस्थिति में अवशोषित कर लेती हैं और उससे बिजली का जो निर्माण कार्य करती हैं वो करती हैं। दोस्तों इसके बारे में एक महत्वपूर्ण इफेक्ट और है कि ये साल भर में जो जितनी ये बिजली बनाएंगी उसमें जितनी CO2 खर्च होती है, जैसे कोयले से अन्य संसाधनों से जितनी CO2 खर्च होती है, जितनी CO2 उत्सर्जित होती है पर्यावरण के अंदर, उतनी ये साल भर के अंदर बचाएगा, जिसकी लगभग 10 से 12 टन CO2 ये एक साल के अंदर बचाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में CSIR और CMERI के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया गया है। इसकी व्याख्या के बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं कि CSIR और CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में, दोस्तों कहाँ? दुर्गापुरा में CSI और CMERI के जो आवासीय
कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी है, उसमें इसको स्थापित किया गया है। CSI और कमेरी की इनकी जो आवासीय कॉलोनी है उसके अंदर इसको विकसित किया गया है। एक सौर वृक्ष जो है वो स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है। एक सौर वृक्ष के अंदर एक जो सौर वृक्ष है वो 12,000 से 14,000 वार्षिक यूनिट उत्पादित करेगा, और जबकि इसकी स्थापित जो क्षमता है वो 11.5 kWp है। इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 11.5 kP से अधिक है। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्य के प्रकाश के समकक्ष प्रत्येक सौर पीवी चैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। दोस्तों, एक सिंगल सौर वृक्ष 35 सौर पीवी चैनल, एक सौर वृक्ष है उसमें 35 पीवी पैनल लगे हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 330 WP की है। पेड़ की ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक समय दैनिक आधार पर मॉनिटर किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो पेड़ है इसमें 12 जो ये इसमें बड़ा है, इसमें 35 पैनल लगे हुए हैं सौर ऊर्जा से, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश को किसी भी अवस्था में ढल के इनको अवशोषित कर सकता है, जिससे बिजली का निर्माण करेगा। और दोस्तों, एक साल में ये 12,000 से 14,000 यूनिट के लगभग एक पेड़ से अपन को बिजली मिलेगी, जिसकी दिल्ली की क्षमता होगी 11.5 kWp। दोस्तों, इसी कड़ी में अपन अपने अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने आगे का जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सी वित्तीय संस्थान ने कानपुर की पहली मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो, कितने 650 मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यूरोपियन निवेश बैंक, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है एशियाई विकास बैंक, चौथा है रिजर्व बैंक। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि कौन सी वित्तीय संस्थान कानपुर को क्या बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। चौराहा। और कानपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह है गंगा नदी के किनारे। दोस्तों, कानपुर के बारे में 2 विशेषताएं हैं। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी? गंगा नदी के किनारे जब अपने से पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं, तो उनमें से एक शहर का नाम आता है कानपुर। और दोस्तों, कानपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपने देश के जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें से अधिकांश राजमार्ग कानपुर से गुजरते हैं। इस वजह से इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। पहली मेट्रो लाइन। दोस्तों, कानपुर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश की यह दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है। कौन सी है? दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है। पहली जो मेट्रो रेल परियोजना थी वो है यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर, और दूसरी जो परियोजना स्टार्ट हो रही है वो है कानपुर के अंदर। तो दोस्तों, इस रेल परियोजना के लिए 650 मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्णय जिस कंपनी ने लिया है उसका नाम है यूरोपियन निवेश बैंक। दोस्तों, यूरोपियन निवेश बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यूरोपियन निवेश बैंक ने हाल ही में कानपुर के अंदर मेट्रो रेल परियोजना में 650 मिलियन यूरो निवेश करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं अपन कि यूरोपियन निवेश बैंक, जिसको बोलते हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, शॉर्ट में बोलते हैं इसको EIB। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है जिसमें EIB सहायता कर रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की यह दूसरी रेल परियोजना है जिसमें EIB सहायता कर रहा है। पहली कौन सी थी? तो पहली थी लखनऊ। इससे पहले लखनऊ में मेट्रो रेल के विकास के लिए EIB ने, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 45 करोड़ यूरो का निवेश किया था। EIB से कोष प्राप्त करने वाला कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत में 5वीं परियोजना है। दोस्तों, मेट्रो रेल परियोजना के अंदर भारत के अंदर ये 5वीं रेल परियोजना है जिसके अंदर EIB जो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है वो निवेश कर रहा है, और इससे पहले 4 में कर चुका है और ये 5वीं है। और उत्तर प्रदेश की ये दूसरी है जिसमें EIB निवेश कर रहा है। पहली जो है वो है लखनऊ रेल परियोजना, और दूसरी कौन सी आ रही है वो है कानपुर रेल परियोजना। दोस्तों, इसके आगे अपन थोड़ा सा और चलते हैं। तो इसकी जो
यूरोपियन बैंक के बारे में अपन बात करते हैं, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? ब्रुसेल्स में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन वर्ष 1968 में क्या हुआ था कि इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स से हटाकर कहाँ कर दिया गया? लग्जमबर्ग कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? लग्जमबर्ग कर दिया गया। EIB जो है वह एक यूरोपीय संघ की एक ऋणदाता इकाई है। UIB एक यूरोपीय संघ की ऋणदाता इकाई है, जिसने जो विश्व स्तर पर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में जलवायु वित्त बड़े प्रदाताओं में से एक है। मतलब विश्व स्तर पर एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य कर रही है, और जलवायु वित्त के बड़े प्रदाताओं में से एक इसको माना जाता है। दोस्तों इसके बारे में ये भी है कि EIB ने यूरोपीय संघ के बाहर जो ये सबसे बड़ा निवेश किया है, यूरोपीय संघ के बाहर सबसे बड़ा निवेश कानपुर रेल परियोजना के अंदर किया है। ये इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तो शायद अपने से छुट्टा नहीं है। ये रहा, देखो यूरोपीय संघ के बाहर बैंक का सबसे बड़ा निवेश कौन सा था? तो ये यूरोपियन बैंक द्वारा कानपुर रेल परियोजना में किया गया है। इससे पहले EIB ने जितने भी निवेश किए हैं सारे यूरोप के अंदर किए हैं, यूरोप के बाहर इसने कोई भी इतना बड़ा निवेश नहीं किया है। दोस्तों इससे अगली कड़ी में अपन अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस भारतीय संस्थान द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए भोजन और दवा पहुंचाने में मदद देने के लिए मैडबोट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। मैडबोट नामक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। कौन सी संस्थान द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय सेना द्वारा, भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तीसरा है IIT कानपुर द्वारा, चौथा ऑप्शन है अपने पास भारतीय रेलवे द्वारा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है, जिसको इन्होंने नाम दिया है मैडबोट। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या जानते हैं अपन। भारतीय रेल जो अपना सही आंसर था, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मैडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। दोस्तों किस नाम से की है? तो वह मैडबोट नाम से की है। किसने की है? भारतीय रेलवे ने की है। और किस लिए की है? कोविड-19 के बारे में अपन सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो बीमारी है वो हाथ लगाने से या फिर सांस लेने से मतलब बगैर मास्क लगाए अपन जाते हैं, हाथों को ढक के जाना पड़ता है। जो कोविड-19 के जो रोगी हैं उनको जहाँ कोविड-19 की मात्रा अधिक है वहाँ संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से भारतीय रेल ने इस ट्रॉली का विकास किया है, ताकि जो कोविड-19 जो संक्रमित व्यक्ति है उस तक दवाई और खाना पहुँचाने के लिए इस ट्रॉली का उपयोग लिया जा सके, ताकि संक्रमण को कम से कम बाहर फैलने दिया जा सके। दोस्तों इसके आगे देखते हैं अपन। भारतीय रेलवे ने कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यकताएं वस्तु प्रदान करने के अलावा, दोस्तों रेलवे ने बहुत ही शानदार काम किया है कोरोना इस लॉकडाउन में, कि एक जगह से दूसरी जगह रेलवे ही था जिसने परिवहन के माध्यम से खाद्यान्न वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई हैं, दवाइयाँ लेके आए हैं। बाकी और सभी लगभग परिवहन एक बार बंद कर दिए गए थे। लोग जो इसमें यात्री सेवाएँ जो रेल में हैं वो सारी बंद हैं, लेकिन जो परिवहन जो एक खाद्य सामग्री ले जाने के लिए है और दवाइयों को निर्यात के लिए है, इस कार्य के लिए रेलवे ने अभी भी अपनी मालगाड़ियों को इस कार्य में लगा रखा है। दोस्तों सुविधाएं प्रदान खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेलवे के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान कर रहा है। दोस्तों मैडबोट है, मैडबोट जो है वो अभी कहाँ कार्य कर रहा है? तो वो डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रहा है। कहाँ दे रहा है? डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में अपनी सेवाएं प्रदान दे रहा है। दोस्तों इसी कड़ी में जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है ये, कि किस राज्य सरकार के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती जो 31 अक्टूबर को आती है से आधिकारिक तौर पर राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा के उद्घाटन की घोषणा की है? दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2020 से आधिकारिक तौर पर राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा के उद्घाटन की घोषणा की है? अपने पास 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा और कर्नाटक सरकार द्वारा। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने, आप इसका आंसर देखिए, इतने में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लेते हैं थोड़ी सी अपन।
31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन आता है, जिस दिन को अपन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये अपने देश में मनाया जा रहा है 2014 से। 31 अक्टूबर 2014 को पहला राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। इनकी जो स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी जो है ये 2018 में बन के तैयार हुई थी। 2018 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन अपने जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अक्टूबर 2020 में आधिकारिक तौर पर राज्यों में पहली बार सी प्लेन सेवा के उद्घाटन की घोषणा की है। दोस्तों अपन सी प्लेन के बारे में जानते हैं। सी प्लेन का मतलब है समुद्र विमान सेवा। समुद्र विमान सेवा मतलब ऐसा विमान जो समुद्र में भी उतर सकता है, जिसके पंख स्थिर हो सकते हैं और वो एक जगह उतर सकता है। तो यह है सी प्लेन सेवा का उद्घाटन घोषणा की है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये घोषणा की है? तो वो है गुजरात सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा? गुजरात सरकार द्वारा सी प्लेन सेवा का उद्घाटन करने की घोषणा की है। दोस्तों इसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं। व्याख्या के में देखते हैं कि गुजरात सरकार ने गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 31 अक्टूबर से, कब से? 31 अक्टूबर से समुद्र विमान सेवा सी प्लेन सर्विस शुरू होगी। पहली उड़ान 31 अक्टूबर को। पहली उड़ान कब होगी? 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन होगी। कहाँ से कहाँ होगी? तो होगी साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच। कहाँ से होगी? साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच भरी जाएगी। और इसका संचालन जो है वो एयरलाइन की स्पाइस जेट, कौन सी जेट? स्पाइस जेट द्वारा किया जाएगा। स्पाइस जेट इसका संचालन करेगा। आगे देखते हैं कि इस परियोजना का जो उद्घाटन है वो 31 अक्टूबर को कौन करने वाले हैं? वो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कौन? 31 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि होती है। प्रधानमंत्री इस बार गुजरात में इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएंगे। 31 अक्टूबर को इस बार प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात में होंगे और उस दिन ये सेवा वहाँ प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों इसके आगे भी देखते हैं अपन कि स्पाइस जेट जो है वो इस प्लेन सर्विस के लिए 19 सीटों का प्लेन चलाएगी। स्पाइस जेट इस परियोजना के लिए 19 सीटों का प्लेन चलाने वाली है, जिसमें एक बार में 14 यात्रियों को बैठाया जाएगा। कितना बैठाया जाएगा? एक बार में 14 यात्रियों को बैठाया जाएगा। अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच ये यात्रा होगी। अहमदाबाद से कहाँ तक? अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच 4 दैनिक उड़ानें चलाई जाएंगी। मतलब एक दिन में 4 बार प्लेन जाएगा और यात्रियों को लेके आएगा, वापस छोड़ के आएगा। ये प्रक्रिया एक दिन में 4 बार करी जाएगी। इस विमान सेवा का किराया प्रति व्यक्ति लगभग 4800 रुपये होगा। 4800 रुपये एक यात्री का खर्चा होगा। अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने जाने के लिए 4800 रुपये उनको खर्च करने पड़ेंगे। इस कड़ी में थोड़ा सा आगे और देखते हैं अपन कि अहमदाबाद से 198 किलोमीटर की दूरी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से लगभग 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं, लेकिन समुद्री विमान से यह दूरी जो है वो लगभग 1 घंटे में तय कर ली जाएगी। कितनी देर में? 1 घंटे में तय कर ली जाएगी। कितनी किलोमीटर की दूरी है? 198 किलोमीटर की दूरी है, जो अगर अपन बाई रोड जाते हैं तो 3 घंटे 40 मिनट, लगभग 4 घंटे का समय लगता है। और इस सेवा से ये टाइम लगेगा अपन को 1 घंटा, जिस वजह से दिन में 4 बार ये प्लेन उड़ान भर सकेगा। अब दोस्तों अपना जो है वो समुद्री विमान क्या है? समुद्री विमान क्या है? अभी अपन ने चर्चा की थी कि ऐसा विमान जो समुद्र में एक जगह स्थिर रह सकता है, समुद्र में उतर सकता है, वो समुद्री प्लेन है। लेकिन इसमें देखते हैं अपन क्या बोलते हैं। आम बोलचाल में ये विमान जो पानी में उतर सकता है, आम बोलचाल में वो विमान जो पानी में उतर सकता है, इसे समुद्री विमान कहा जाता है। सामान्य विमानों की तुलना में समुद्री विमान के पंख स्थिर रहते हैं। पहला समुद्री विमान 1898 में ऑस्ट्रेलिया के विलियम क्रेस ने बनाया था। दोस्तों पहला समुद्री विमान जो है वो कब बना था? तो वो बना था 1898 में। कहाँ बना था? तो ऑस्ट्रेलिया में बना था। किसने बनाया था? तो वो है विलियम क्रेस ने। पहला समुद्री विमान कब बना था? 1898 में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और किसने बनाया था? विलियम क्रेस ने। तो दोस्तों इस कड़ी में आगे और देखते हैं अपन क्वेश्चन कौन सा है। तो इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीती है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लुइस हैमिल्टन, मैक्स
वेरस्टापेन, बोटाटास और माइकल शुमाकर। हाल ही में बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीती है? तो दोस्तों अपन इसका, आप लोग इसका आंसर देखिए, तब तक मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि ग्रां प्री क्या होता है। ग्रां प्री जिसको बोलते हैं ग्रांड प्रिक्स, इसमें डी साइलेंट रहता है और इसमें एक्स साइलेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रां और प्री। ग्रां प्री होता क्या है? ग्रां प्री होता है कार और मोटरसाइकिल की दौड़, जो अंतर्राष्ट्रीय, जिसकी कार या मोटरसाइकिल की दौड़ की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला को ये लोग ग्रां बोलते हैं, ग्रां प्री बोलते हैं। और जो हाल ही में जो बेल्जियम में जो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता हुई थी, उसको विजेता कौन है? तो उसके जो विजेता हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लुइस हैमिल्टन, जो 1 नंबर पर रहे थे। और जो बोटास थे, इन्हीं के पार्टनर थे, इन्हीं की कंपनी से है, मर्सिडीज से वो थे 2 नंबर पर। और जो ये मैक्स वेरस्टापेन थे, ये इन्होंने 3 नंबर पर स्थान लिया था। माइकल शुमाकर जो एक महान रेसर थे, जिनका पिछले 31 साल में इनका निधन हो गया था। ये इस फरारी से चलाते थे गाड़ी और ये बहुत ही शानदार प्लेयर थे। इनके नाम से कई विश्व रिकॉर्ड है, जो अभी हाल ही में जिनको लुइस हैमिल्टन है वो इनका रिकॉर्ड है वो तोड़ रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की व्याख्या के में अंदर अपन देखते हैं कि कहाँ हुआ है। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रां प्री में ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हुए रिकॉर्ड 93वीं पोल पोजीशन हासिल की है और मर्सिडीज़ के अपने ही साथी वोलेटर बोटास से काफ़ी आगे रहे हैं। दोस्तों इन्होंने मर्सिडीज़ में जैसे 3-4 प्लेयर एक साथ करते हैं, तो इनके जो साथी थे वो है वोलेटर बोटास, लुइस हैमिल्टन के साथी थे, वोलेटर बोटास से काफ़ी आगे रहे थे। और आगे देखते हैं कि हैमिल्टन ने चैंपियनशिप तालिका में रेडबुल के मैक्स वेरस्टापेन से 37 अंक अधिक, जबकि बोटास उनसे 43 अंक पीछे हैं। उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है, लुइस हैमिल्टन ने अपना जो प्रदर्शन है वो चॉडविक बोसमैन को समर्पित किया है। दोस्तों अभी अपन ने पहले क्लास में शायद अपन ने अध्ययन किया था, चॉडविक बोसमैन के बारे में पढ़ा था कि चॉडविक बोसमैन एक हॉलीवुड के अभिनेता था जिनका कैंसर की वजह से निधन हो गया था मात्र 42 वर्ष की उम्र में। और इनकी जो मूवी थी ब्लैक पैंथर, बहुत ही प्रसिद्ध मूवी हुई थी, जो मार्वल्स सीरीज़ का एक हिस्सा थी। मार्वल्स जो एवेंजर्स, जिन्होंने एवेंजर्स बनाई है, जिन्होंने सुपर हीरो स्पाइडरमैन बनाई है, आयरन मैन बनाई है, जो इनकी सीरीज़ थी थॉर वगैरह की, उन्हीं सीरीज़ में से एक सीरीज़ थी ब्लैक पैंथर की मूवी थी, जिसमें इन्होंने चॉडविक बॉसमैन ने अभिनय किया था, जिनको लुइस हैमिल्टन ने ये जो अपना पुरस्कार है इनको समर्पित किया है। और चॉडविक बॉसमैन को समर्पित किया है जिन्होंने मार्वल सीरीज की ब्लैक पैंथर फिल्म में जैकी रॉबिन्सन और जेम्स ब्राउन के किरदार निभाए थे। उनका कैंसर के कारण शुक्रवार को निधन हो गया था, पिछले शुक्रवार को इनका निधन हो गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर माह को किस माह में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अपने सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि योग माह के रूप में, शिक्षा माह के रूप में, पोषण माह के रूप में या स्वास्थ्य माह के रूप में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है पोषण माह। कौन सा माह? पोषण माह के रूप में। प्रधानमंत्री ने सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो है पोषण माह के रूप में। दोस्तों 2018 और 2019 इन दोनों का जो सितंबर माह है इसको भी किसके रूप में मनाया गया था, तो पोषण माह के रूप में मनाया गया था। 2018 और 2019 में भी सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया था। और इस बार जो सितंबर 2020 है इसको भी किस माह के रूप में मनाया जाएगा, तो पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात जो कार्यक्रम है वो किसका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने क्या कहा है,
दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण प्राप्ति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। स्कूलों में कौन से कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए? न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। पोषण माह के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल, कौन सा पोर्टल? माई गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस महीने पूरे देश में यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने हेतु मनाया जाएगा। इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018 और 2019 को भी मनाया गया था। दोस्तों आगे देखते हैं कि पोषण माह के दौरान इस बार नई जो पहल है वो कौन सी की जा रही है। दोस्तों पोषण माह के दौरान इस बार जो नई पहल की जा रही है वो है कि भारतीय कृषि फंड द्वारा एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों को और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। दोस्तों एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है जिसमें प्रत्येक जिले में जो फसल पैदा हो रही है उसके बारे में, उन पैदा होने वाली फसलों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी और उन फसलों से कितना पोषण प्राप्त होगा उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसमें एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया जाएगा जहाँ मौज मस्ती के साथ साथ पोषण संबंधी जानकारी भी ली जा सकती है। जहाँ अपन मौज मस्ती घूमने के लिए जा रहे हैं और वहीं अपन को पोषण से संबंधित जानकारी मिल जाए, इससे अच्छा और क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन है वो है क्या। इसको है क्वेश्चन जो है वो है मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? ऑप्शन है अपने पास 4। पहला है यूक्रेन, इजराइल, साइप्रस और लेबनान। दोस्तों 4 ऑप्शन है अपने पास, इनमें से सही ऑप्शन जो है इनका वो है लेबनान। दोस्तों मुस्तफ़ा अदीब जो है वो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेबनान की जो राजधानी है, लेबनान की राजधानी है वो क्या है? बेरूत। और लेबनान की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो वो है लेबनीज पाउंड। ये जो मुस्तफ़ा अदीब थे ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत के रूप में नियुक्त थे, लेकिन जो पिछले हाल ही दिनों में जो लेबनान में जो घटनाएं हुई है बम विस्फोट के कारण, उस वजह से वहाँ की जो स्थानीय सरकार थी, प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। और इसी मौके पर जो विपक्ष था जिन्होंने इस्तीफा मांगा था, उन्होंने उनके समर्थन के साथ मुस्तफ़ा अदीब जो है वो लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या अपन देखते हैं कि जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब, कहाँ के? जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे पहले मुस्तफ़ा अदीब। प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद देश मतलब लेबनान के अगले प्रधानमंत्री हैं। 4 अगस्त को बेरूत कहाँ है? लेबनान की राजधानी के धमाके के बाद लेबनान गंभीर आर्थिक संकट के दौरान गुजर रहा था। 4 अगस्त को बेरूत के अंदर एक बम विस्फोट हुआ था। उसके बाद से ही लेबनान की जो सरकार की हालत है वो, लेबनान देश की जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो गई थी, जिस वजह से संकट के दौरान गुजर रहा था। हसन दियाब कौन थे? हसन दियाब जो लेबनान के पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके नेतृत्व वाली सरकार ने अगस्त 2020 में पिछले माह ही राजधानी बेरूत में एक विस्फोट पर गुस्से के बीच पद छोड़ दिया था। और इस पद का फायदा उठाते मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस कड़ी में अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किस क्षेत्र में 3 बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है? दोस्तों अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किस क्षेत्र में 3 बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। ऑप्शन अपने पास है 4 दिए हुए हैं, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में हाल ही में 3 बांस क्लस्टर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। केंद्र 3 बांस क्लस्टर बनाने में, जिनमें क्या होगा कि वहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, लगभग जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय निवासी हैं, जो इन 3 क्लस्टरों में आएंगे, 3 क्लस्टरों के अंतर्गत आने वाले हैं, उनमें वहाँ जो लोग निवास करने वाले हैं उनको बांस से संबंधित खेती करने और उसके जो फ़ायदों के बारे में बताया जाएगा। उनको उस बांस से संबंधित रोज़गार के साधन अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसलिए इन 3 क्लस्टरों को वहाँ बनाने की योजना बनाई गई है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं अपन कि अपना जो आंसर था वो है जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को है, जितेंद्र सिंह जी जो है वो है राज्य मंत्री ने जम्मू कटरा और सांबा क्षेत्र में, कौन कौन से क्षेत्र में, जम्मू कटरा और सांबा क्षेत्र, कौन से 3 क्षेत्र है, एक तो है जम्मू है, दूसरा है कटरा और तीसरा है सांबा क्षेत्र में बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है कि उस क्षेत्र के लगभग 25,000 लोग, इन 3 क्षेत्र हैं जम्मू कटरा और सांबा, इनके जो लगभग 25,000 लोग हैं उनको प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है। क्या है? प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में 3 मेगा बांस क्लस्टर, एक बांस प्रौद्योगिकी पार्क और एक बांस प्रशिक्षण केंद्र होगा। इस जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा साथ में कि इस क्षेत्र में 3 मेगा बांस क्लस्टर बनेंगे, एक बांस प्रौद्योगिकी पार्क बनेगा और एक बांस प्रशिक्षण केंद्र होगा। 3 चीज़ों का एक ही जगह किया जाएगा, वो होगा जम्मू कटरा और सांबा। दोस्तों इसी कड़ी में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन क्या है। तो है हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड में किन 2 देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? भारत जापान, अमेरिका कनाडा, भारत रूस और रूस जापान। दोस्तों इस बार जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था वो प्रत्यक्ष ना होकर ऑनलाइन रूप से आयोजित करवाया गया था। तो इसमें जो विजेता रहे थे, संयुक्त विजेता रहे थे, वो थे भारत और रूस। इसकी व्याख्या के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। अपना जो सही आंसर था वो है भारत और रूस। भारत और रूस को फिडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। दूसरे दौर में कनेक्शन टूटने के कारण, कनेक्टिविटी खत्म होने के कारण निहाल सरीन और दिव्या देशमुख खेल से अलग हो गए। पहली बार ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजित किया गया है। ये जो आयोजन था ये किस तरह से किया गया था? ऑनलाइन आयोजित था। दोस्तों इसी कड़ी में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेके अपन आ रहे हैं। आज की कड़ी का आखिरी क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति, कौन से पूर्व राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी, जिनका निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये अपने पूर्व राष्ट्रपति थे। देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। 2012 से 2017 के मध्य ये अपने देश के राष्ट्रपति रहे हैं। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले देश के 5वें राष्ट्रपति थे। तो इनको अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया कब गया था? दोस्तों इनके साथ साथ 2 और लोगों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनमें एक थे भूपेन हजारिका और दूसरे थे नानाजी देशमुख। दोस्तों प्रणब मुखर्जी के साथ साथ भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन इनमें यह था कि ये जो दोनों हैं इनको मरणोपरांत ये अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो अपने मुख्य राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनको मौजूदा समय में रहते हुए इन्होंने ये सम्मान ग्रहण किया था। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले देश के 5वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 2012 से 2017 के मध्य शपथ ली थी और अपना कार्यभार सुचारू रूप से चलाया था। तो इनकी व्याख्या देखते हैं अपन। व्याख्या के रूप में ये है 2019 प्रणब मुखर्जी ने, जिनको अपन प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है, 2012 और 2017 के दौरान देश के राष्ट्रपति थे। इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 5वें राष्ट्रपति थे।
राष्ट्रपति बनने से पहले वे कांग्रेस की लीडरशिप वाली कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य और वित्त विभागों को संभाल चुके हैं। दोस्तों, ये देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो देश के सबसे बड़े 5 पदों से होकर जिन्होंने देश के सबसे बड़े 4 या 5 पदों को संभाला है, जिसमें इन्होंने रक्षा मंत्री का भार संभाला है, विदेश मंत्री का भार संभाला है, वाणिज्य मंत्री का और वित्त मंत्री का। इन्होंने सबसे बड़े जो 4 विभाग थे उनको संभाल चुके हैं। 1982 के अंदर 1982 के अंदर इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार वित्त मंत्री बने थे और मुखर्जी ने 1973 से 74 में वित्त के लिए उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IIM, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी कार्य किया है। उन्होंने 1991 में केंद्र में PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, जिस पद पर वे 5 साल तक रहे थे। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जिनको पढ़कर मैं सोचता हूं कि आप लोगों ने आनंद उठाया होगा और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। इसके लिए आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।